हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सिविल स्टैफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। हमने इससे पहले जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स देखा था कि किस तरीके से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं और हमारे उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आइटम्स होती हैं जो इंक्लूडेड होती हैं आपके रिसिट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम किससे रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर के कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को ओपन करते हैं, किसी बिजनेस को ओपन करते हैं और किस लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मेन उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इससे पहले जो हमने टाइप पढ़ा था उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उनका एम जो था वो सर्विस प्रोवाइड करना था। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें हमारा क्या क्या टॉपिक कवर होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, नेचर क्या होता है पार्टनरशिप का, देन फीचर्स क्या है आपके पार्टनरशिप के, ठीक है, कब हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है, एंड पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके कंटेंट क्या होता है आपका पार्टनरशिप डीड का, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की, देन प्रोविजंस कौन से हैं आपके पार्टनरशिप एक्ट के, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तब आप क्या क्या चीजें अप्लाई करते हो, एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, और आपके जो पार्टनर्स हैं उनके किस तरीके से अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड लास्ट में हम एक और टॉपिक करेंगे इसमें, जो कि है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कुछ कुछ करेंगे प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी, उनको ज्यादा इस चैप्टर में थ्योरी पढ़ के जानी है। और जो आपके बोर्ड वाले बच्चे हैं, 12th बोर्ड का जो एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है प्लस प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू थ्योरी। समझ आ गई बात। तो हम जो है सारी चीजों को पढ़ेंगे, दोनों ही चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी को भी और प्रैक्टिकल को भी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मीनिंग है when two or more persons join hands to set up a business to share profits including losses। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके डिसाइड करते हैं कि हम कोई बिजनेस सेटअप करेंगे या कोई हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा हमें वो हम आपस में बांट लेंगे, या फिर अगर हमें लॉस भी हुआ तो उसको भी हम आपस में ही मिलके कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अगर हम लीगली या बाय लॉ इसकी डेफिनेशन देखें तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको सेक्शन याद रखना है सबसे पहले, सेक्शन 4। और कौन से एक्ट का, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो एक्ट है इसका सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है किसके बीच, बिटवीन persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them। तो अगर आपके 5 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, तो जरूरी नहीं है कि 5 के 5 ही जो है वो बिजनेस चलाएंगे, उसमें से 2 लोग जो है वो बाकी कुछ और भी देख सकते हैं या सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी बाय नेम पार्टनर कहला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको इंडिविजुअली क्या कहेंगे कि वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। और अगर हम इकट्ठा उस बिजनेस का नाम ले उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म वर्ड अलग है, कंपनी अलग है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनरशिप में होती है, कंपनी अलग है, वो हमारा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेचर, नेचर किस तरीके से है पार्टनरशिप का। तो देखो आपका जो पार्टनरशिप का नेचर है, अगर हम बाय लॉ देखें, बाय लॉ, लॉ मतलब लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग, या फिर आपका जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पार्टनरशिप है वो, आपका जो पार्टनरशिप फर्म है सॉरी, एंड जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनर्स हैं वो दोनों
अलग अलग नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होता। आपने +1 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब पढ़ा होगा तो उसमें एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या कहता था कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है या जो उसके मेंबर है वो दोनों अलग अलग है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर है वो अलग अलग नहीं माने जाते, वो इक्वल या सेम माने जाते हैं। बट जर्नली इन प्रैक्टिस या फिर अगर आप रियलिटी में देखो, अगर आप बाय लॉ ना देखो, तो जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी आपका जो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है उसको भी फॉलो करती है कभी कभी, और कभी कभी बाय लॉ भी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं पार्टनरशिप फर्म भी। तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब अगर कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से या बिजनेस से पैसा लेकर के अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अगर जो हमारे पार्टनर्स हैं जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं बाय द जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से। अब देख लेते हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहले है 2 और मोर पर्सन्स। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिलकर के बिजनेस करें तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, अग्रीमेंट। अब अगर इतने लोग मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, है ना, या उसका जो है कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि हम जो है पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, इस रेशियो में हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। तो वो रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पहले एक रिटन एग्रीमेंट बनाती हैं जिसमें सारी चीजें वो लिखती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स एंड ड्यूटीज, जो कि अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। अब जो जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो लीगल होना चाहिए। कोई इनलीगल बिजनेस जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज उनको पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जो आपका कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी में कि आपका एक पार्टनर या फिर एक से ज्यादा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ डील कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर पार्टनर। मतलब सपोज करो कोई आपकी थर्ड पार्टी है, आपका सप्लायर है, वो आपसे पेमेंट लेने आया है, थर्ड पार्टी सप्लायर है, वो आपसे पेमेंट लेने आया है जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था उसकी। तो एक पार्टनर जो है वो उस टाइम पे अवेलेबल था ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी जो है वो कहीं और बिजी थे। तो वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे उस सप्लायर को पेमेंट कर सकता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है। या फिर पार्टनरशिप फर्म के नेम की जगह अपने नेम की भी साइन करके जो है वो डील कर सकता है थर्ड पार्टी के साथ। नेक्स्ट फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो आपके ये शेयर होल्ड ये जो आपके पार्टनर्स हैं ये किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो आपके पास दो कंडीशंस होती है। अगर तो आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया है प्रॉपर तो जिस भी रेशियो में आपने डिसाइड किया है उस रेशियो में शेयर करेंगे। अदरवाइज अगर आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है तो प्रॉफिट जो है वो हमेशा इक्वली डिवाइड होता है सारे पार्टनर्स में। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपका जो है क्वेश्चन बनता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड। तो यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो होती है अनलिमिटेड। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म कभी खतरे में आ जाए या लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो जो आपके पार्टनर्स हैं वो अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच करके उसे बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, सारे ही डेली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, बट उनको राइट है, उनको ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट कंपल्सरी नहीं है ये चीज। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अब देखो पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है ये भी कंपल्सरी नहीं है। मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की हमने बात करी है
उसमें जो हमने कहा था कि पार्टनरशिप फर्म अगर आप कभी भी ओपन करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये बाय लॉ कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके अपने फायदे होते हैं। अगर इन केस फ्यूचर में कभी कोई भी आपका डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई होगी थर्ड पार्टी के साथ और आप कोर्ट में जाना चाहते हो, तो आप कोर्ट में तभी जा सकते हो अगर आपकी फर्म क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ना आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्लियर है? चलो अब हम करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब जो हम रिटन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, जो आपके पार्टनर जो है वो क्रिएट करते हैं, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो देखो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित में डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपके पार्टनर्स क्या लिखते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। जो भी आपके बीच में बातचीत हुई है, जो भी मीटिंग में आपने डिसाइड किया है कि हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कौन जो है वो एक्टिव पार्टनर हुआ, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन नॉमिनल पार्टनर है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं, तो सारी चीजें ये इसमें लिखी होंगी। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो इसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। अगर आपने सारी चीजें रिटन में लिखी हुई है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो अगर किसी को प्रॉफिट सपोज करो कम मिला, तो वो जा करके बोल सकता है कि हमने पार्टनरशिप डीड में इस तरीके से डिवाइड करने के लिए बोला था प्रॉफिट, बट हमें जो है कम प्रॉफिट मिला है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप नहीं बोल सकते, आपको इक्वली ही शेयर करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है वो आपने पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है स्पेशली सीयूईटी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी होती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का नाम, सभी का एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिखा होगा। नेक्स्ट है जो आपकी फर्म है, जो आपकी बिजनेस है, जो जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, जो नाम है आपके फर्म का वो भी लिखोगे, जैसे एबीसी फर्म, या फिर आपके दो तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का नाम आ जाएगा, है ना, मोहन, रोहन, सोहन लिमिटेड, कुछ भी, कोई भी वर्ड, ठीक, लिमिटेड नहीं आएगा, वो कंपनी में आएगा, मोहन, सोहन, रोहन फर्म, या कुछ भी आप नेम रख सकते हो बिजनेस का, एनीथिंग। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है, कौन से प्लेस पे है, वो लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा होगा। देन नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो किस चीज का है, क्या आप ट्रेडिंग करते हो या आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो, क्या करते हो। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कौन से दिन, कौन से डेट को आपने जो है पार्टनरशिप स्टार्ट की, कब से आपका बिजनेस जो है या फर्म जो है वो ऑपरेट होना स्टार्ट होगा। देन रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, कि आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो आपकी सैलरी होगी या जो भी उनको प्रॉफिट शेयर होगा वो कौन से बैंक अकाउंट में होगा, किसका कहाँ का बैंक अकाउंट है, प्लस जो आपका पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी होंगी। नेक्स्ट है कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर ने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म में, ये भी चीज यहाँ पे लिखी होगी। एंड उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट हम देंगे उन पार्टनर्स को, वो भी लिखा होगा। और ड्रॉइंग्स, अगर कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है उस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती है। लास्ट सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन किसको कितना मिलेगा पार्टनर को, ये सारा जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। राइट्स लिखे होंगे कि क्या क्या राइट्स है, किसका क्या क्या काम है, रोल क्या है, जॉब रोल क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर भी लिख लेना, ये भी आपका यहाँ पे लिखा होता है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट लिखा होता है। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, तो हम ये क्यों बना रहे हैं, तो ये हमने अभी डिस्कस किया ताकि हम कोर्ट में कभी भी अगर जाना हो, हमें जाने की जरूरत पड़ जाए, तो हमारे पास एविडेंस हो दिखाने के लिए कि ये देखो हमारे पास ये पार्टनरशिप डीड है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, सबके यहाँ पे सिग्नेचर हुए हुए हैं, और हमारा जो है फर्म रजिस्टर्ड भी है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और जो भी यहाँ पे पार्टनर है उसको ये भी क्लियर रहेगा कि मेरा क्या काम है, मेरी क्या ड्यूटी है, तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी किसी के भी मन में, ना ही कोई लड़ेगा एक दूसरे से, शांति होगी, ठीक है। चलो अब
इसके बाद जो ये स्लाइड है आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस स्लाइड से क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली सीयूईटी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको थ्योरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी, इसका मतलब अगर आपने रिटन डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं बनाया है और आप सारी चीजें सिर्फ ऑरली ही डिस्कस कर रहे हो, सिर्फ बातचीत कर कर ही आप सारी चीजें डिसाइड कर ले रहे हो, तब उस केस में कौन कौन सी कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होंगी, ये भी आपको याद करके जाना है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्रॉफिट या फिर लॉसेस अगर होंगे बिजनेस में और उस टाइम पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट जो है वो कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछेंगे आपसे कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, कितनी कितनी सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी नो कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या याद रखना है, सिर्फ पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने अलग से, मतलब एज अ कैपिटल नहीं इन्वेस्ट किया, उसने अलग से पैसा दिया है लोन की तरह, तो उस पैसे पे सिर्फ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी कितना परसेंट मिलेगा, आपका 6% मिलेगा पर एनम। तो सिर्फ आपने ये कंडीशन याद रखनी है, और अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो आपको क्या करके आना है, नो, कुछ भी, नॉट अलाउड, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बाय अ पार्टनर। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, अगर ये लोन जो आपके पार्टनर ने लोन दिया है, अगर ये लोन पार्टनर की जगह उसके किसी रिश्तेदार ने दिया है, तो उसको फिर आप लोन बाय पार्टनर नहीं कंसिडर करोगे, वो हमारे लिए आउटसाइडर होगा। फिर आपको ये 6% वाला जो इंटरेस्ट हम बता रहे हैं, ये भी नहीं मिलेगा। अगर कोई रिलेटिव दे रहा है पार्टनर का, तो आपको ये 6% नहीं मिलेगा, अगर खुद पार्टनर दे रहा है तो आपको 6% मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, in the absence of partnership deed, profit are to be shared equally irrespective of the type of partner। चाहे आप कोई भी टाइप के पार्टनर हो, चाहे आप एक्टिव पार्टनर हो, चाहे आप नॉमिनल पार्टनर हो, चाहे आप डोरमेंट पार्टनर हो, स्लीपी पार्टनर हो, ठीक है, कोई भी पार्टनर हो, आपको प्रॉफिट इक्वल ही मिलेगा। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ पार्टनर आपको प्रॉफिट डिवाइड नहीं होगा। तो हमने कह दिया इक्वल, इसका मतलब इक्वल कब, जब आपका पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। क्लियर है? चलो, अब आपका नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। अब लायबिलिटी की बात करी थी कि जो आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। जो आपकी कंपनी होती है उसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है इसमें लायबिलिटी को हम हमेशा अनलिमिटेड मानते हैं, अनलिमिटेड। अब ये जो अनलिमिटेड हमने बोला, इसका मतलब क्या है और इसके अलावा और क्या लायबिलिटी बनती है पार्टनरशिप पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म में, देखते हैं। तो देखो, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस that is similar to that of a firm in competition with the firm and earns profit from it। अगर कोई पार्टनर जो है कोई बिजनेस चला रहा है, जो कि आपका बिजनेस जो खुद का बिजनेस है उसी की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपने अलग से कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई भी पार्टनर है, और उससे अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब आप सारी स्ट्रेटेजी, सारे चीजें जो है अपने बिजनेस से कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, वहां की नॉलेज वहां पे यूज कर रहे हो, तो उससे अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आप जो है किसको शेयर करोगे, वो भी आप बिजनेस को शेयर करोगे और पे करोगे। नेक्स्ट लाइन देखो, इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कोई भी इनकम अर्न करी और वो इनकम जो थी वो आपके फर्म के नेम पे करी है, मतलब फर्म के थ्रू करी है, जैसे कोई भी एसेट सेल कर दिया पुराना, उससे आपको पैसा मिल गया, बट वो आपने करा है सेल, बट फिर भी वो आपके फर्म से रिलेटेड है अगर, और वहां से अगर आप कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तब भी वो जो आपका प्रॉफिट होगा या जो भी आपको चीज रिसीव हो रही है वो आपके फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, फर्म का पैसा माना जाएगा, आपके खुद का पैसा नहीं माना जाएगा। समझ आ गई बात?
इसीलिए बोल रहे हैं कि आपकी जो लायबिलिटी है यहाँ पे क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन देखो, द प्रॉफिट सो अर्न शेल बी पेड टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, a partner gets commission from the buyer of goods on goods sold by the firm. The commission so earned shall be paid to the firm. अब आपने किसी सप्लायर के पास गए आप, ठीक है, तो उस सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तो उस सप्लायर ने जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आपके साथ बात करके उसको इतना अच्छा लगा कि उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, या फिर आपको सेल पे क्या दे दिया, पैसा एक्स्ट्रा दे दिया। आपने कोई गुड जो है बेचने गए, ठीक है, आप भी गए साथ में, तो आपने कोई गुड बेचा किसी को भी, तो उस पे खुश होकर उसने एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया, आपको पैसे के साथ एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया अलग से। तो वो कमीशन आपका नहीं माना जाएगा, वो किसका माना जाएगा, फर्म का ही माना जाएगा, और आपको वो पैसा फर्म को सबमिट करना है, आपको बिजनेस को देना है, खुद आप अपने लिए उस पैसे को नहीं रख सकते हो। इसलिए हम पार्टनरशिप में कहते हैं कि यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा लायबिलिटी वाला पॉइंट। ठीक है, अब कुछ हमारे पास और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जिसको आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या क्या पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कर सकती है और क्या क्या चीजें उनके लिए करनी कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, इफ ऑल पार्टनर्स अग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं कि एक माइनर जो है, माइनर कौन होता है, जो बिलो 18 ईयर्स होता है, तो अगर कोई बिलो 18 ईयर का पर्सन है और वो हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनना चाहता है और सारे पार्टनर अग्री कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है और उसको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। बट अगर हम लीगली देखें तो वो पार्टनर कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसका बेनिफिट वो जरूर कमा सकता है, उसका प्रॉफिट जरूर वो अर्न कर सकता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। जो भी पर्सन नया एडमिट होगा, नया आएगा, सपोज करो पहले आपने जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी उसमें 5 लोग थे, अब कोई 6th पर्सन भी आना चाहता है आपके पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो कब एडमिट होगा, जब सारे बोलेंगे कि हाँ जी ठीक है, हम इसको जो है एंटर कर लेते हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, इसको भी ऐड कर लेते हैं, या फिर अगर आपके अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर कभी भी आके ऐड हो सकता है। ये 2 कंडीशन होगी। नेक्स्ट लाइन देखो, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म either with the consent of all the partners or in accordance with the agreement among the partner। सेम लाइन जो है वो रिटायर पार्टनर के लिए भी है। अगर कोई पर्सन 60 इयर्स का हो जाता है, वो रिटायर होना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, या उससे पहले भी रिटायरमेंट लेना चाहता है पार्टनरशिप फॉर्म से, तो अगर सारे पार्टनर्स अग्री कर जाते हैं कि ठीक है आप रिटायरमेंट ले सकते हो, तो वो रिटायर हो सकता है। या फिर अगर आपके पार्टनरशिप डीड में स्पेशली लिखा हुआ है कि आप कभी भी रिटायर हो सकते हो, आप अपनी मर्जी से, या जो भी कंडीशन लिखी होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगा। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करनी कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट देखो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, अगर आपके पार्टनर्स अग्री कर जाते हैं, नहीं करते, या फिर अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा है, मतलब कब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है एंड हो जाएगी या बंद हो जाएगी वो नहीं लिखा हुआ है, तब कब एंड होगी, जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। तभी हमने कहा कि पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा यहाँ पे सेम माना जाता है, सेपरेट नहीं माना जाता बाय द लॉ। अगर किसी डेथ होगी किसी पार्टनर की, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म वहीं पे खत्म हो जाएगी, आपको फिर रिन्यू करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म दोबारा से बनानी पड़ेगी। कब? अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, तब। अदरवाइज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम रिन्यू कर सकते हैं या वो कंटिन्यू रहेगी चाहे किसी की डेथ हो जाए तभी भी, तब आपका ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, इसके साथ आपके सेक्शंस भी गिवन है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, आई होप आपको जो है पार्टनरशिप फर्म के बारे में अब क्लैरिटी हो गई होगी कि पार्टनरशिप फर्म कैसे डिफरेंट होता है आपका
कंपनी से या फिर एक सोल प्रोप्राइटर से या फिर आपके एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। तो फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या किया है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो, तो हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट करी है या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने ये टॉपिक्स देखे, इसके बाद हमने मीनिंग किया पार्टनरशिप का, फिर नेचर देखा क्या नेचर होता है, फीचर्स जाने इसके, ठीक है। देन पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके कंटेंट क्या है आपके पास पार्टनरशिप डीड के। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होती है पार्टनरशिप डीड मेंटेन करने की। देन प्रोविजन कौन से होते हैं व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? तो अगर आप इस चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है बताई जाती हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, ठीक है। तो अभी हम जो है अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करा है हमने अभी, इससे पहले हमने जो है एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो हमारा अभी ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है। तो आप जो है अभी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम आपके नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। एंड आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।